हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो ब्रेक से पहले हम पंजशीर घाटी की बात कर रहे थे। आपको बता दें, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से ये 135 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो ताजा खबर अभी आ रही है वो ये कि पंजशीर में इस वक्त जो तालिबान लड़ाके हैं और साथ साथ जो नॉर्दर्न अलायंस की सेना है उनके बीच में गोलीबारी चल रही है। और दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि दोनों ही पक्ष जो हैं वो बातचीत के लिए राजी भी हो गए हैं। लेकिन सवाल ऐसे में यह पैदा होता है कि पंजशीर से आखिरकार इतना डरता क्यों है तालिबान। इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र में बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं और जबरदस्त इनके पास अनुभव है, तो इनके अनुभव से हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से तारुफ करवा दूं, हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन साहब हैं। आप फॉर्मर डिफेंस अटैचे रह चुके हैं काबुल में। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ वेद प्रताप वैदिक साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार और कॉलमिनिस्ट हैं और जबरदस्त समझ रखते हैं। आपकी किताब कल, आज और कल अफगानिस्तान, ये किताब भी आई है और काफ़ी अच्छा खासा वक्त इन्होंने अफगानिस्तान को समझने में बिताया है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एम्बेसडर स्कंद तयाल साहब हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। और एम्बेसडर विष्णु प्रकाश फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल संजय मेस्टन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो खबरें आ रही हैं इस वक्त वो ये कि पंजशीर में इस वक्त जो नॉर्दर्न अलायंस है और तालिबान लड़ाके जो हैं वो आपस में गोलीबारी उनके बीच में चल रही है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि दोनों ही पक्ष जो हैं वो बातचीत के लिए भी राजी हो गए हैं। सर, ये जो स्थिति बनी हुई है किस तरह से देखें इसको? देखिए, मैं इस स्थिति को इस प्रकार देखता हूं कि ये अभी प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है दोनों पार्टी, और मेरे ख्याल मेरा अनुमान ये है कि शायद वहां पर इसके आगे ज्यादा तरक्की नहीं होगी, बैटल प्रोग्रेस नहीं करेगा, क्योंकि उसमें दोनों साइड का नुकसान है और इसमें तालिबान का एक बहुत बड़ा नुकसान रहेगा। तो उभरती हुई स्थिति इस प्रकार दिख रही है कि टॉक्स होंगे, आपस में सलाह मशवरा होगी, बातचीत होगी। और आपको पता है 4 दिन हो गए तब से ये डेलीगेशन चले जा रहे हैं उधर अमरुल्लाह साले के पास और अहमद मसूद के पास, अनस हकानी वगैरह ये सारे गए थे। आज भी मेरी रिपोर्ट्स हैं कि तकरीबन 40 का एक डेलीगेशन गया था। तो रिकंसिलेटरी अप्रोच होगा। दोनों ने अभी हार्ड स्टैंड ले रखा है, पर मेरे को लगता नहीं है कि ये लड़ाई आगे प्रोग्रेस होगी, क्योंकि देखिए आपने बताया भी था जो इलाका है कोई आज तक कब्जा नहीं कर पाया। और जब मैं भी वहां गया था, काफी मैंने पंजशीर वैली में खुद गया था, तो मैंने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू उसको एनालाइज किया था। उसके कुछ कारण है। एक तो वो जो वैली है उसके जो एंट्री बहुत ही नैरो है, एक ही एंट्री है जो सदर्न साइड से काबुल से एंट्री है, बहुत नैरो है, और उसके दाएं बाएं पूरे पहाड़ हैं। और फिर जो वैली के दोनों तरफ काफी पहाड़ हैं और ऊंचे पहाड़ हैं, और वो कच्चे भी पहाड़ है और खुले पहाड़ है, मतलब उनपे वेजिटेशन नहीं है। तो वहां पर फायर और ऑब्जर्वेशन पंजशीरीज के पास बहुत अच्छा रहेगा। तो उनको ये एक नेचुरल एडवांटेज है, डिफेंसिव एडवांटेज है। बट जैसे पहाड़ों में हम बोलते हैं आर्मी में, खासकर हायर एल्टीट्यूड इलाकों में जनरली अटैकर का रेशियो वर्सेस डिफेंस 1:13। वो अटैकर का यहाँ रेशियो है, पर वो है वेल कोऑर्डिनेटेड डिफेंसेस के लिहाज में, जहां पर बंकर्स होते हैं, क्योंकि बंकर्स हम विस्टैंड आर्टिलरी, एयर और टैंक का फायर विस्टैंड करने के लिए होते हैं। तो यहाँ बंकर्स वगैरह को कुछ नहीं है, तो रेशियो वाइज वो प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम उनको है कि जब वो चढ़ेंगे वो डिटेक्ट हो जाएंगे, और एंट्री भी है वो काफी लिमिटेड है। तो ये देखते हुए दोनों तरफ कैजुअलिटीज बहुत होंगी और तालिबान की ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी। तो हो सकता है अगर ये लड़ाई शुरू करे तो बाकी पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान में भी रिजेंटमेंट शुरू हो जाए, बिल्कुल रिबेलियन शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल वो ये प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं कि जल्दी आप आइए, हमसे बातचीत करिए, और शायद अंत में वही निकलेगा। मेरे को लड़ाई, यानी आपको लगता है कि बातचीत से ही हल निकलेगा। वेद प्रताप वैदिक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान को बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं, आपकी किताब भी अफगानिस्तान पर आई है। आप जरा ये बताइए, क्योंकि आप लगातार टच में रहते हैं अब्दुल्ला साहब से, हामिद करजई से, और तालिबान से भी आपकी बातचीत होती रहती है, और तमाम अफगान लोगों के संपर्क में भी आप रहते हैं। ये जो अभी स्थिति है पंजशीर की, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे फौज के अफसर साहब जो कह रहे हैं, मुझे बहुत हद तक वो ठीक लग रहा है। पंजशीर वैली में भी अब से करीब 52 साल पहले मैं गया था, और उसके बाद भी 1-2 बार मुझे जाने का मौका मिला है।
वहाँ की जो जियो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि बाहर से कोई कितनी भी ताकतवर फौज घुसे उसको पिटने के लिए, मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पिछली बार भी जब तालिबान ने कब्जा किया था तो अहमद शाह मसूद के लोग वहाँ पर बाकायदा काबिज रहते थे, बल्कि अहमद शाह मसूद के एक अनऑफिशियल एम्बेसडर यहाँ दिल्ली आए थे, उनसे सैटेलाइट के ज़रिए मेरी बात भी होती थी। मेरा निवेदन ये है कि दोनों पक्षों में खूब बातचीत चल रही है। आज भी सुबह काबुल में कई नेताओं से मेरी बात हुई। अभी भी मुझे लगता नहीं है कि वो झगड़ा करने पर आमादा हैं। अमरुल्लाह सालेह ज़रूर बहुत गुस्से में हैं, उसका कारण है। अमरुल्लाह सालेह भी कई बार मुझसे मिले हैं काबुल में। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अमरुल्लाह सालेह खुद भी ये मानते हैं और लोग इससे ज़्यादा मानते हैं काबुल में, ख़ास तौर से पठान लोग, कि पठानों को मारने में ये ताजिक नेता अमरुल्लाह सालेह का विशेष रोल रहा है, इसलिए उनको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन अमरुल्लाह सालेह भी अब ये समझ गए हैं कि बहुत झगड़ा करना, बहुत खून खराबा करना ठीक नहीं है, इसीलिए बराबर बातचीत चल रही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब ये माना जा रहा है कि वहाँ जो नए गृह मंत्री बनाए गए हैं वो एकदम प्रो पाकिस्तान है और बहुत उग्रवादी हैं, ये तथ्य भी है। लेकिन ये तथ्य हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत के परम मित्रों में से डॉक्टर अब्दुल्ला हैं और हामिद करजई हैं जी। दोनों वहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो सर्वसमावेशी बातचीत चल रही है इसका असर अमरुल्लाह सालेह पर भी पड़ेगा जी। अगर ये नेता जो अमरुल्लाह सालेह से बात कर रहे हैं उनको आश्वस्त कर दें कि भाई आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, आप भी रहिए, आप चाहे हमारी सरकार में शामिल मत होइए लेकिन शांति रखिए, तो मुझे लगता है कोई न कोई समाधान निकल जाएगा। बहुत युद्ध अगर होगा, बहुत झगड़ा होगा, तो इस समय तालिबान के पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो ऐसा नहीं है कि पैदल ही जाएंगे पंजशीर वैली में। अगर हवाई जहाज वगैरह उनके हाथ आ गए, मिसाइल अगर उनके हाथ आ गए, अमेरिकी जो वहाँ छोड़ गए हैं सारा मसाला लड़ाई का, तो फिर पंजशीर वैली पे भी काबू करना कोई कठिन काम नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ताजिक लोग जो कि मूलतः पंजशीर वैली के हैं वो समझौते की बात करेंगे और ये मामला जल्दी ये हल हो जाएगा। बिल्कुल, ये मामला जल्दी हल हो जाएगा, आप भी यही कह रहे हैं। स्कंद त्याल साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये जो पंजशीर के लोग हैं, इतनी हिम्मत, इतना जज्बा उनमें कहां से आता है कि 1 लाख की जो लड़ाके हैं तालिबान, उनसे लड़ने को लिए तैयार हैं? लेकिन अमरुल्लाह सालेह साहब का जो जिक्र कर रहे हैं अभी वेद प्रताप वैदिक साहब, वो भागकर चले गए पंजशीर, जो कि उनके लिए सेफ हेवन था क्योंकि वो वहां उसी जगह से आते हैं। लेकिन वो अफगानियों में खासी नाराजगी है कि वो इस तरह से भागकर क्यों चले गए। तो आपको लगता है कि एक पेज पे रहेंगे अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह, क्योंकि ये बात आ रही है कि जब बातचीत होगी तो दोनों एक साथ मिलकर बात करेंगे तालिबान के साथ? देखिए, मैं पहले दो पैनलिस्ट से सहमत हूं कि ये जो पोस्चरिंग है कि किसी न किसी तरह तालिबान के साथ कुछ पावर शेयरिंग हो और पंजशीर वैली पर अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद के लड़के हैं, इस समय उनका होल्ड लगता है कि मोहम्मद सालेह से कुछ ज़्यादा है जहाँ तक फाइटर्स का सवाल है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि तालिबान की अब तक जो नीति रही है पिछले 4 हफ्ते में कि लड़ाई उन्होंने हर जगह अवॉइड की है और जो लोकल चीफटेन्स हैं या उनसे उन्होंने कुछ समझौता कर दिया है और वो आगे काबुल की तरफ बढ़ते चले गए हैं। तीसरी बात, मैं पिछले महीने उज़्बेकिस्तान में था, कुछ और काफ़ी लोगों से बातचीत हुई। देखिए, सच्चाई ये है कि ताजिक लोग अब अहमद शाह मसूद के समय और 90s में जो लड़ते थे अब वो नहीं है। वो लोग भी अब आराम पसंद हो गए हैं। ये उज़्बेक और दूसरे लोगों का ऑब्जर्वेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि ताजिकिस्तान पूरी तरह से अब रशिया के कंट्रोल में है, जो सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर है, जो एयर स्पेस है। तो इस समय ताजिकिस्तान की ताजिकों का वो कत्लेआम ना करें, कुछ इस तरह हैरेस ना करें, रशिया ये चाहेगा। तो रशिया का भी एक इन्फ्लुएंस रहेगा तालिबान के ऊपर। बातचीत सब जगह चल रही है, हर आदमी बात कर रहा है, CIA का चीफ भी बात करके आया। और पाकिस्तान भी तालिबान को यही कहेगा कि भाई आप कत्लेआम मत करिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि 1 मिलियन वहां से रिफ्यूजीज और आ जाए पाकिस्तान में। तो हर जो भी प्लेयर्स हैं
उनका एक ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी जो पोर्शन पंजशीर वैली ही बची है, बाकी सब जगह तो इस्माइल खान ने भी हेरत पे सरेंडर कर दिया, तो और कहीं तो लड़ाई हुई नहीं है कि यहाँ भी बिना लड़ाई के किसी तरह कुछ फैसला हो जाए। और मुझे लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि और तालिबान इस समय एक रिकॉग्निशन की तरफ भी देख रहा है। देखिए, तालिबान ने बहुत ही अच्छी तरह ये अपना कैंपेन चलाया है और दूरंदेशी से चलाया है और पाकिस्तान की गाइडेंस में चलाया है, और वो ये नहीं चाहेंगे कि खूब खराब इस तरह का हो कि उन्होंने जो पब्लिक इमेज बनाई है कि वो अब बदल गए हैं, उसमें बहुत जबरदस्त एक टकराव आए। पर उस पर कितना बिलीव किया जाए, उस पर कितना ट्रस्ट किया जाए, एक बड़ा सवाल है। विष्णु प्रकाश जी, जो बात स्कंद त्याल साहब कर रहे हैं उससे आप कितना सहमति रखते हैं? क्योंकि तालिबान जो है वो बदला नहीं है। जितने अफगानी यहां पर आए हैं भारत में, वो सब ये कह रहे हैं कि तालिबान वैसा ही क्रूर है, वैसा ही आतंक के लिए जो जाना जाता है, बिल्कुल बदला नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया की नजर इस वक्त उनके ऊपर है। तो पंजशीर पिछली बार भी जब तालिबान का कब्जा हुआ था तो भी पंजशीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, और इस बार भी पंजशीर जो है वो वहां अड़ा हुआ है कि वहां घुसने नहीं देंगे तालिबान को। क्या लगता है आपको? पंकज जी नमस्कार। जहां तक एम्बेसडर स्कंद त्याल का सवाल है, उनका और मेरा एक समझौता है कि मैं उनसे सदा सहमत रहता हूं। तो ये कहते हुए उन नब्ज़ पता है और वो ठीक कह रहे हैं। मैंने 2-3 चीजें जो आपने बड़े अहम सवाल उठाए हैं वो ये है कि जो फर्क है जी अब आज के दिन और 2001 में बहुत भारी फर्क है। इस वक्त पंजशीर वैली घिर चुकी है। 2001 में वो तजिकिस्तान में उनकी आउटलेट थी, जो नॉर्दर्न अलायंस थी उनको सपोर्ट थी, उनकी सप्लाई लाइंस थी, रशिया, इंडिया, ईरान, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, और वो सब कुछ खत्म हो गया। तो एक तो सबसे बात ये है, ये 3600 स्क्वायर किलोमीटर की घाटी है और बहुत ये सिक्योर है। पर आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी है वो कोई 100% सिक्योर हो ये भी नहीं होता। किसी जमाने में कहा करते थे हिमालय एक दीवार है, वो दीवार हिमालय की जो थी वो खत्म हो गई थी। दूसरा, जो आश्वासन की बात हो रही है कि एक दूसरे को आश्वासन देंगे, उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि दोनों में इतना ज्यादा मिसट्रस्ट है कि आश्वासन की कोई कीमत नहीं है। और तालिबान के आश्वासन अगर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह माने, ये मुझे कभी नहीं लगता है, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा मतभेद है। तीसरा ये है कि इस वक्त जो हवा है तालिबान के पक्ष में है, और तालिबान कुछ ना कुछ करके वो इनको कंट्रोल करना चाहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इनके साथ पावर शेयर की जाए। अगर पावर शेयरिंग की बात भी होगी तो वो बहुत जल्दी इनके साथ धोखा करके इनको हटा देंगे रास्ते से, क्योंकि इनके रास्ते में कांटे हैं। तो और चौथी बात जो है हामिद करजाई और अब्दुल्ला का सवाल है, उनका भी इस वक्त पलड़ा बड़ा हल्का है। उनका और तालिबान का भेदभाव है। तो इस हालात ऐसे हैं कि कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है, हर एक दूसरे के साथ खेल खेल रहा है। तालिबान के पास क्षमता है, ये बहुत बहादुर लोग हैं अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, पर क्या एक बराबर की लड़ाई नहीं है। तो अगर समझौता हो जाता है तो बहुत अच्छा है, पर समझौता कितनी देर चलेगा इस पर मुझे शुबा है। बिल्कुल जनरल मेस्टन, जो बात विष्णु प्रकाश जी कह रहे हैं कि जो मुकाबला है वो एक बहुत ताकतवर के साथ मुकाबला है इस बार, और तालिबान जो है इस बार जो है वो डिफरेंट तरीके से स्ट्रेटेजिकली वो पूरा उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और शायद अब चारों तरफ से घेर भी लिया है इस पंजशीर को। लेकिन जो सवाल मैंने पहले भी किया था, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा कि क्या एक पेज पर हैं अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, क्या उनके बीच में सहमति है? क्योंकि वो बातचीत करेंगे अगर तालिबान के साथ। मेरे को लगता है कि शायद वो एक पेज पे नहीं है। स्टेटमेंट्स तो अमरुल्लाह सालेह के वैसे ही आ रहे हैं कि वो एक पेज पे हैं, लेकिन अहमद मसूद की बातचीत चल रही है, वो सबको पता है। तो मेरे को जहां तक लगता है कि ये एक पेज पे बिल्कुल नहीं है दोनों, उनके थोड़े मतभेद हैं आपस में। और एक और थर्ड फैक्टर है जिसको भी हमने कंसीडर नहीं किया, बिस्मिल्लाह खान जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी वहीं पर हैं। उनकी अलाइनमेंट किसकी तरफ है? तो मेरे को लगता है कि उनकी अलाइनमेंट शायद अमरुल्लाह सालेह की तरफ होगी।
और जैसे मैंने पहले बताया और बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया, ये प्रेशर टैक्टिक्स का खेल जारी है। और मेरे को लगता है कि कोई ना कोई आपसी रास्ता निकलेगा, क्योंकि किसी के फायदे में नहीं है अभी जो चल रहा है। और जैसे एम्बेसडर विष्णु साहब ने बताया बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी एक्सटर्नल सपोर्ट बिल्कुल लैकिंग है, तो ये बहुत ही डिसएडवांटेजेस पोजीशन है इनके पास। ठीक है, इनकी कमांड कंट्रोल अच्छी है, लीडरशिप अच्छी है, एम्युनिशन हथियार होंगे, इंटरनल वहां पर खेती बाड़ी है तो वो भी सस्टेन कर देंगे, लेकिन एक जो मॉरल सपोर्ट है वो लैकिंग है। पूरे घिराव हो चुके हैं। अभी अंदरी कितनी ये लड़ाई करते रहेंगे और कब तक करते रहेंगे, तो जैसे कोई भी डिफेंसेस इनसरमाउंटेबल नहीं। जी, जरा कुछ ब्लॉक ही करके रखिए और उनके साथ बातचीत भी नहीं करिए जी, तो बातचीत भी नहीं करिए और वो अपने आप ही फ्रस्ट्रेटेड होने लगेंगे। तो बहुत टैक्टिक्स हैं, तो ये पहला स्टेप है, मेरे को लगता है प्रेशर टैक्टिक्स का है। और हो सकता है कि ये दोनों भी आपसी में शायद इनका थोड़ा मतभेद बढ़ जाए। अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद में एज डिफरेंस भी काफी है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। वैदिक साहब जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। जनरल साहब मैं आता हूं आपके पास। वैदिक साहब, जो धोखा देना है वो आदत में शुमार है तालिबान की, तो कितना विश्वास उस पर अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद करेंगे, क्योंकि बातचीत की पेशकश जो है वो तालिबान की तरफ से भी आ रही है। दूसरा ये कि पंजशीर जो है, नॉर्दर्न अलायंस जो है, उनकी ताकत में थोड़ा इजाफा हुआ है, क्योंकि अफगान सैनिक जो है वो सीधे वो भी वहां चले गए, तो उनकी ताकत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा ये जो पंजशीर में जो ये साहस है, ये जो ताकत है, ये आती कहां से? देखिए, पंजशीर के लोगों को बहुत देशों का समर्थन रहा। ये ताजिक लोग हैं और ताजिकिस्तान में, दुशांबे में और जो दूसरे सीमा के इलाके में शहर हैं, वहाँ इन्होंने अड्डे बना रखे थे और वहीं से ये ऑपरेट किया करते थे। लेकिन जैसा कि अभी हमारे दोनों राजदूत महोदयों ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में भी जो हल्का सा सपोर्ट इनको था 20-25 साल 30 साल पहले, वो अब घटा है। और रूस स्वयं बात कर रहा है तालिबान से, रूस उनको मान्यता देने की भी तैयारी कर रहा है और रूस और चीन भी आपस में बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनका विरोध बहुत ज़्यादा समय तक टिकेगा। बस एक ही दिक्कत है कि साले ने इतने ज़्यादा सख्ती से तालिबान के साथ पेश आए हैं कि साले को ये डर है कि अगर वो काबुल में रहते तो अभी तक शायद बहुत खून खराबा हो जाता। लेकिन जिस तरह से बातचीत चल रही है, हामिद करज़ई इतने सीनियर व्यक्ति हैं, अब्दुल्ला भी हैं, और अब्दुल्ला की एक खूबी और है जिसको भारत में ज़रा लोग कम जानते हैं कि अब्दुल्ला पठान नहीं है, बड़े पठान हैं, तो उनकी ताजिकों में भी बड़ी स्वीकृति है जी। इसलिए अगर वो साले को समझाएंगे और इनको अहमद शाह मसूद के बेटे को समझाएंगे तो उसका बड़ा असर होगा। और मैं मानता हूं कि जो इस समय दुनिया के बड़ी शक्तियों का एटीट्यूड है, उसको ये लोग जो इस घाटी में, पंजशीर घाटी में इकट्ठा हुए हैं, वो जानते होंगे। उनको उसका पता होगा कि इस समय सारी दुनिया चाहती है कि अफ़गानिस्तान शांति से रहे और उसके लिए ज़रूरी है कि बिना झगड़े के बातचीत सुलझे। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वहाँ कोई बड़ा खून खराबा होगा। हो भी सकता है, क्योंकि आपको पता है, जैसा अभी एक दो पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि काबुल में तालिबान सब एक तरह के नहीं हैं। वो कोई हमारे यहाँ जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, एक पार्टी नहीं है। जब पाकिस्तान से ये लोग ऑपरेट कर रहे थे तब भी 3 शूरा बने हुए थे, पेशावर का, मिरान शाह का और क्वेटा का, और उसके अलावा छोटे मोटे कई बड़े हुक्मरान थे। जिसको अभी होम मिनिस्टर बनाया है उसकी अपनी अलग से फौज खड़ी हुई है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि तालिबान कोई अब युद्ध छेड़ने की मुद्रा में है। वो खुद समझौते की मुद्रा में है। वो खुद एक ऐसा सर्व समावेशी शासन बनाना चाहते हैं जो भारत से भी रिश्ता रखे, चीन से भी रिश्ता रखे। ईरान जो कि शिया देश है, हजारों लोगों को मारने का काम तालिबान ने बहुत ज़्यादा किया है। सैकड़ों हजारों लोगों के गांव साफ कर दिए हैं। लेकिन ईरान से भी उनका ताल्लुक बना हुआ है। और जिस अमेरिका और रूस के हजारों सोल्जरों को उन्होंने मारा और अरबों खरबों रुपए उनके नाली में बहवा दिए, वो उनसे भी बात कर रहे हैं। तो अमरुल्लाह साले से क्यों नहीं बात करेंगे?
सिर्फ यही है कि अमरुल्लाह सालेह वगैरह थोड़े से परेशान हैं, थोड़े डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तालिबान के खिलाफ बहुत सख्ती की थी। और एक फैक्टर और है जो मैं कहना चाहता हूं, जो अभी बीच में डिस्कस नहीं हुआ है, कि अमरुल्लाह सालेह पाकिस्तान के बहुत विरोधी हैं, जो कि एक हद तक आप देखें कि अहमद शाह मसूद भी थे और अब्दुल्ला भी थे, उनको बहुत भारत परस्त माना जाता है। और अमरुल्लाह सालेह अभी कोई ज़्यादा उम्र उनकी नहीं है, नौजवान थे, और जब नौजवान थे तब मेरी उनकी भेंट हुआ करती थी। भारत के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम और उत्साह है। मेरा निवेदन ये है कि भारत को जिस तरह से वो चुप बैठा है, चुप नहीं बैठना चाहिए। इस समय मौका सबसे ज़्यादा भारत के लिए, वहाँ जाएँ, हमारे योग्य, एक से एक योग्य हमारे यहाँ डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे सेना के अफसर हैं, इतने योग्य हैं, ये लोग जाएं, जिनसे इनका परिचय है, उनसे बात करें और समझाएं उनको। तो जो एकदम प्रो पाकिस्तान एलिमेंट हैं जी, वो भी वैदिक साहब, आपने चूंकि एम्बेसडर्स की बात की, डिप्लोमेट्स की बात की, तो स्कंद त्याल साहब और विष्णु प्रकाश जी हमारे साथ हैं। त्याल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो अभी सिचुएशन है, चारों तरफ से घेर कर रखा है पंजशीर को, तो यानी गोलीबारी चल रही है, लेकिन हल क्या है, गोली या फिर वार्ता? और दूसरा जो अरेंजमेंट होगा वो किस तरह का होगा आपको लगता है? देखिए, अगर तालिबान की आप नेचर देखें, उनकी साइकी देखें, उनकी आइडियोलॉजी देखें, उनका बिहेवियर देखें, तो वो ऐसे लोग नहीं हैं कि रियल पावर शेयर किसी के साथ भी करेंगे। ठीक है, कोई छोटे टर्म का समझौता हो सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिकग्निशन कुछ गवर्नमेंट्स का मिल जाए, उनकी सरकार ठीक से बन जाए काबुल में, और कम से कम चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान वगैरह उनको रिकॉग्नाइज कर लें और तब वो आगे बढ़े। तो समझौता हो सकता है, पर वो एक टेम्परेरी समझौता होगा और बहुत बात का समझौता नहीं होगा। अभी रेस्पेक्टेड वैदिक साहब जी ने कहा कि एक भारत फौरन सबसे बात करना शुरू करे। मैं समझता हूं कि करजाई साहब भी हमारे दोस्त हैं, पर भारत को बिल्कुल दूर रहना चाहिए इस समय और दूसरे देशों से बात करनी चाहिए। पर अफगानिस्तान में अगर हमने करजाई साहब से, अब्दुल्ला से डायरेक्टली बात की, इट मे बी लाइक किस ऑफ डेथ, क्योंकि अभी भारत का वहां पे कोई बहुत लीवरेज नहीं है, जीरो लीवरेज है। भारत इस समय, चाहे वो रशिया हो, चाहे ईरान हो, मैं कहता हूं कि चाहे अमेरिका हो, वो भारत को एक लाइबिलिटी समझते हैं कि भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान इश्यूज लेके आ जाता है और मामला गड़बड़। देखिए, मैं बड़े ब्लंटली इस समय बात कर रहा हूं आपके चैनल पर, तो भारत को बिल्कुल अभी दूर रहना चाहिए। देखिए कि कैसे तमाशा चलता है। और फिर मैं बार बार कहता हूं कि जो पश्तून अफगान है उसको भारत से कोई गिला शिकवा नहीं है, चाहे वो ताजिक अफगान हो, उज़्बेक अफगान हो, पश्तून अफगान हो। ये जो बदमजगी की है वो पाकिस्तान ने की है, और ये हक्कानी ग्रुप है, केवल एक पार्ट है, शायद वो 10-15% है टोटल तालिबान का। हमें चुप रहना चाहिए, और जहां तक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अगर कहीं और इनके रिफ्यूजीज हैं वहां पहुंचानी चाहिए, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो किसी और देश में हो, ताजिकिस्तान में हो। पर ओवरटली हमें कुछ नहीं करना चाहिए। यह मैं और कहूंगा कि हमें एक स्पेशल एनवॉय जरूर अपॉइंट कर देना चाहिए, क्योंकि हर 15 दिन बाद हम किसी और को भेजते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। और जयशंकर भी कितना समय दे सकते हैं, दुनिया में हजार मसले हैं, चाइना है, पाकिस्तान है। एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट करना चाहिए जो अफगानिस्तान ना जाए, पर बाकी देशों से वार्तालाप करके कि भारत के इंटरेस्ट, जैसा जयशंकर ने बिल्कुल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिए कि अभी टेररिज्म है और ये लश्कर तैयबा और ये जितने हैं वो हैं। अभी बाइडेन ने भी कहा कि आईसिल का बेस है अफगानिस्तान में। तो तालिबान और ये सब जो तंजीमें हैं जो टेररिस्ट है, देखिए मुझसे ताशकंद में ये कहा गया कि साहब, तो हम वो भी उज़्बेक भी बात कर रहे हैं तालिबानों से कि साहब, तालिबान ने कहते हैं कि आप बताइए हमने कोई टेररिस्ट एक्ट किया है उज़्बेकिस्तान में या ताजिकिस्तान में या किसी और देश में। और जो बाहर की तंजीमें आती थी वो करती थी, पर अब हम उनको अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। खैर, कितना उस पर विश्वास किया जा सकता है ये तो भविष्य बताएगा, पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तालिबान और जो बाकी तंजीमें हैं, हक्कानी ग्रुप, एलईटी और ये सब, इनमें डिफरेंस को समझे, देखे और एक्सप्लॉइट करें। विष्णु सर, भारत की खामोशी अभी जो है वो ठीक है आपको लगता है? दूसरा ये कि इसका हल जो है 1-2 दिन में देखने को मिलेगा या ये खेल लंबा चलेगा अभी? देखिए साहब,
जैसे स्कंद जी ने कहा कि राजनीति में, कूटनीति में समय होता है कार्रवाई करने का, समय होता है देखने का, समय होता है बात करने का, समय होता है चुप रहने का। और ये वो समय है जब हमको बहुत ही नाप तोल के चलना है, बहुत ही समझ बूझ के चलना है। मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल उठा रहा हूँ। मान लीजिए हम अपने एनवॉय अफगानिस्तान में भेज देते हैं करजाई साहब से या और किसी से बातचीत करने के लिए, और उनको बंदी बना लिया जाता है। ये कोई बिल्कुल पॉसिबिलिटी से बाहर नहीं है। तालिबान उनको बंदी बना सकता है लेवरेज के लिए जी। आज हम जो सब बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये करना चाहिए, हम सब के सब उस वक्त ये कहेंगे कि देखिए इतनी भी सूझबूझ नहीं थी। तो अगर जो हमारे एम्बेसडर जो थे, जो सब जानते थे, उन्होंने ये देखा कि तालिबान के कहने पे विश्वास नहीं किया जा सकता, एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। देखिए हमारी एम्बेसी पे अटैक हुआ, हक्कानी ग्रुप ने किया, हमारा जहाज जो गया तालिबान ने उसमें मसूद अजहर को छुड़ाया। हमारा और इनके साथ अभी बहुत फर्क है। तो ये, और पाकिस्तान का जो रोल है वो ये रहेगा कि पाकिस्तान ने 20 साल इनको शरण दी है, पाकिस्तान इनको भड़काएगा, इनको प्रेशर डालेगा। तो ये समय ये है कि हम ऑब्जर्व करें। और जैसे स्कंद कह रहे हैं कि भारत का जो किरदार है वो ऐसा रहा है कि सिर्फ अफगानी लोग चाहते हैं, हुकूमत नहीं चाहती है, पाकिस्तान नहीं चाहता है, चीन नहीं चाहता है, रूस नहीं चाहता है। तो हमारे पास इस वक्त स्थिति ऐसी है कि हमको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और कुछ दिन नहीं लगेंगे पंकज जी, कुछ हफ्ते नहीं लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे। और इसमें कोई जल्दी करने का सवाल नहीं है, क्योंकि अभी जो असली चेहरा है तालिबान का वही शायद सामने नहीं आया है। उनकी किस तरह की सरकार बनेगी ये भी नहीं पता है। तो ये समय ऑब्जर्व करने का है और बहुत नाप तोल के बात करने का। जनरल मैसन अहमद मसूद की अगर हम बात करें, 32 साल के वो हैं और क्लैरिटी है कम से कम। उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर तालिबान जंग चाहता है, लड़ना चाहता है, तो हम लड़ेंगे। ओके, ये मेरे ख्याल उनका स्टेटमेंट तो काफी क्लैरिटी है और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इतनी यंग उम्र में वो काफी करेक्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पर मेरे को लगता है कि अगेन मैं बार बार रिएटरेट करूंगा, और जैसे सब पैनलिस्ट ने भी बोला है, अभी लगता नहीं है लड़ाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक स्टेज आ गई है कि एक सेल्फ रियलाइजेशन है दोनों साइड को कि ये अफगानिस्तान के हित में है कि नहीं। तो मेरे को लगता है कि थिंग्स बेहतर हो जाएंगी। और जैसे अभी एम्बेसडर विष्णु साहब ने बोला है, मेरे को एक और चीज लगती है कि सब बात कर रहे हैं कि कुछ दिन के अंदर चीजें ठीक होंगी। मेरी जो असेसमेंट है, तकरीबन 6-7 महीने तक ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। देखिए लकली मैं वहां जब रहा था तो मेरी भी ये मिस्टर कारजाई और सबसे बहुत बातचीत हुई है, और नाटो से भी बात होती थी, ISF से होती थी, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी तो पूरा, और आर्मी से तो थी। तो मेरे को एक बात ये समझ में आ रही है कि कौन किसका दोस्त है वहां अफगानिस्तान में। मैं बता रहा हूँ किसी को समझ में नहीं आता है कि ट्रस्ट फैक्टर इज एक्चुअली यू रियली कांट ट्रस्ट। मैं आज बोलना चाहूंगा, प्रेसिडेंट कारजाई साहब का स्टेटमेंट मेरे को याद है, और उन्होंने अपने आर्मी जनरल्स को बुला के बोला था कि आई वॉन्ट यू टू बी बोल्ड एंड स्मार्ट, लाइक नो आई विल नॉट कंप्लीट द सेंटेंस। ही हैज डन हिज फॉर्मल एजुकेशन इन दिस थिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उनके ऑफिसर्स को बड़ा खराब लगा कि मेरे को उनके DGMI ने बोला, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के बॉस थे, कि कारजाई तो ऐसा बोलते हैं कि वो पाकिस्तान से इंप्रेस्ड है। तो ट्रस्ट फैक्टर कुछ समझ में नहीं आता है वहां पर। तो इनके आपस में इतने मतभेद रहेंगे कि कोई सरकार अभी इनकी नहीं हो पाएगी। तालिबान इज ट्राइंग टू गिव अ गुड व्यू टू द वर्ल्ड कि दे आर सबसे बात कर रहे हैं, नॉट ओनली दिस, छोटे छोटे गुटों से बात कर रहे हैं, टू गिव अ गुड इंप्रेशन। वैदिक साहब, जो पंजशीर का इलाका है, ये अगर इनमें बातचीत से, आपसी रजामंदी से कुछ सॉल्यूशन निकल कर आता है, तो किस तरह का वो सेटलमेंट होगा, किस तरह का सॉल्यूशन होगा आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मौके पर भारत का चुप बैठना बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ इन्वॉल्व है। अगर हम बिल्कुल चुप बैठेंगे, एक मूक दर्शक बने रहेंगे और वहाँ तालिबान को पूरी छूट मिल जाएगी, तो हमारा जो $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है उसको चौपट होने में देर नहीं लगेगी।
हमने जो जरन दिलाराम सड़क बनाई है ईरान तक जाने के लिए, पाकिस्तान का अल्टरनेटिव खोजने के लिए, उसको खत्म किया जाएगा जी। इसके अलावा जो तालिबान हैं, एक बार नहीं कई बार घोषणा कर चुके हैं, ऑफिशियली प्रवक्ता ने कहा है कि कश्मीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। इसके अलावा जो हमने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है उसकी तालिबान लोगों ने तारीफ की है। और इससे भी ज़्यादा देखने की बात यह है कि 15 अगस्त के बाद आज तक एक भी हिंदू या सिख को या हिंदुस्तानी नागरिक को मारा नहीं गया है। हमारी एम्बेसी पे किसी तरह का हमला हुआ नहीं है, बल्कि गुरुद्वारे में जाके तालिबान प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया है कि आप सुरक्षित भारत लौट सकते हैं जी। इसके अलावा एक बात पे हम और ध्यान करें कि, और ये जो जनरल साहब बैठे हैं ये मेरी बात की तायद करेंगे कि पठानों से जो मिलते हैं, सिर्फ गिलजई पठान नहीं और दूसरे भी जितने पठान हैं, पोपल जई हैं, यूसुफ जई हैं, अहमद जई हैं, आप पठानों से मिलें, उनके जैसा ऑटोनॉमस स्वायत्त स्वभाव वाले लोग सारी दुनिया में कहीं नहीं हैं। वो लोग पाकिस्तान के एजेंट बन के रहेंगे, हमारे खिलाफ काम करेंगे, अमेरिका या रूस के खिलाफ काम करेंगे, ये जरूरी नहीं है, उनकी मजबूरी है। वरना हर तालिबान के मुल्ला उमर से भी मेरी फ़ोन पे बात हुई है और अहमद शाह मसूद से भी फ़ोन पे मेरी बराबर बात होती थी। उन लोगों ने कभी भी, मेरे पास तो जानकारी नहीं है, अगर हमारे राजदूत महोदयों के पास हो तो ये बताएं, उन्होंने कभी भी डूरेंट लाइन को स्वीकार नहीं किया है। और पाकिस्तान के गले की ये सबसे बड़ी फांस है कि डूरेंट लाइन को अगर काबुल में तालिबान मजबूत होते हैं, उनको हमारा डट के सपोर्ट होता है और वो एक मॉडरेट सरकार चलाते हैं, 25 साल पुरानी गलतियां नहीं करते हैं, तो आप ये निश्चित जानिए कि पाकिस्तान को बड़ा भारी सिरदर्द हो जाएगा। चलिए, जो पूरी दुनिया है वो ये चाहेगी कि अब गोलीबारी ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का भी हल हो, यानी पंजशीर में जो नॉर्दर्न अलायंस है और जो तालिबान है उनके बीच में समझौता और कुछ अच्छा हो, ये पड़ोसियों के हित में भी है और पूरी दुनिया के हित में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल संजय मेस्टन, आप हमारे से जुड़े, वेद प्रताप वैदिक साहब, एम्बेसडर स्कंद दयाल साहब, एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 4 एक्सपर्ट्स की राय सुनी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।